नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आप सुन रहे हैं रहस्यमयी लॉकेट। राजेश और सीमा कई वर्षों से शहर की भीड़-भाड़ और लगातार बढ़ते तनाव से परेशान थे। महानगर की तेज रफ्तार जिंदगी ने उनके परिवार से वो सुकून छीन लिया था जिसकी उन्हें हमेशा तलाश थी। राजेश एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और दिन भर की थकान के बाद जब वो घर लौटता तो उसे बच्चों के साथ समय बिताने की इच्छा होती, लेकिन शहर की भागदौड़ और जिम्मेदारियों के बोझ ने उसके जीवन को एक मशीन जैसा बना दिया था। सीमा भी अक्सर कहती थी कि अगर उन्हें कहीं शांत जगह मिल जाए जहां बच्चों का बचपन खुलकर जी सके तो शायद उनका जीवन फिर से खुशियों से भर सकता है। उनके दो छोटे बच्चे थे, 3 साल का रवि और 5 साल की प्रिया। दोनों ही बेहद मासूम और चंचल थे। वे अक्सर घर की बालकनी से दूर दिखाई देने वाले पेड़ों को देखकर कहते कि काश उनका घर किसी ऐसे स्थान पर हो जहां खुला आंगन हो, पेड़ हो और खेलने की भरपूर जगह हो। एक दिन राजेश को एक प्रॉपर्टी एजेंट से पता चला कि शहर से लगभग 60 किलोमीटर दूर रामपुर नाम के छोटे से कस्बे में एक पुरानी हवेली बिक रही है। कीमत आश्चर्यजनक रूप से बहुत कम थी, लगभग उतनी ही जितनी में शहर में एक छोटा सा फ्लैट आता। पहले तो राजेश को ये बात अजीब लगी, लेकिन एजेंट ने बताया कि हवेली काफी पुरानी है और उसकी मरम्मत में काफी खर्च आएगा, इसलिए मालिक जल्दी से जल्दी उसे बेचना चाहता है। राजेश के मन में तुरंत उत्सुकता जागी। अगले ही रविवार को वो सीमा और बच्चों को लेकर रामपुर की ओर निकल पड़ा। रास्ते भर खेतों की हरियाली, ठंडी हवा और शांत वातावरण देखकर उन्हें ऐसा लगा जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। रामपुर पहुंचते ही प्रॉपर्टी एजेंट उन्हें उस हवेली तक ले गया। वो हवेली कस्बे के किनारे एक बड़े से मैदान के पास स्थित थी। पहली नज़र में ही वो जगह किसी पुराने इतिहास की गवाही देती हुई प्रतीत होती थी। हवेली की दीवारें जर्जर थीं, जगह जगह पर प्लास्टर उखड़ा हुआ था और खिड़कियों के लकड़ी के फ्रेम समय के साथ काले पड़ चुके थे। आंगन में एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था जिसकी जड़ें जमीन को चीरती हुई चारों ओर फैल गई थीं। हवा चलने पर उसकी शाखाएं इस तरह हिलती थीं जैसे कोई पुरानी कहानी फुसफुसा रही हो। सीमा को शुरुआत में थोड़ा अजीब महसूस हुआ, लेकिन बच्चों की खुशी देखकर उसका मन पिघल गया। रवि और प्रिया तो आंगन में दौड़ने लगे जैसे उन्हें कोई नया खेल का मैदान मिल गया हो। प्रिया ने उत्साह से कहा, मम्मी, यहाँ तो हम हर दिन छुपन छुपाई खेल सकते हैं। राजेश भी हवेली को ध्यान से देख रहा था। उसे लगा कि थोड़ी मरम्मत और सफाई के बाद ये जगह सचमुच एक खूबसूरत घर बन सकती है। आखिरकार कई दिनों तक सोचने के बाद उन्होंने अपनी सारी बचत लगाकर वो हवेली खरीद ली। उन्हें लगा कि ये उनके जीवन की एक नई शुरुआत होगी। शुरुआती कुछ दिन बहुत अच्छे बीते। सीमा ने पूरे घर की सफाई करवाई, दीवारों पर नया पेंट कराया और बच्चों के कमरे को रंग बिरंगे खिलौनों से सजा दिया। हवेली धीरे धीरे रहने लायक बनने लगी। पड़ोस के कुछ लोग उनसे मिलने भी आए और उन्हें नए घर की बधाई दी। हालांकि उनमें से कुछ के चेहरे पर हल्की झिझक और संकोच भी दिखाई देता था, जैसे वे कुछ कहना चाहते हों लेकिन कह नहीं पा रहे हों। हवेली में रहने के लगभग 2 हफ्ते बाद पहली अजीब घटना घटी। एक शाम सीमा रसोई में खाना बना रही थी। बाहर मौसम बिल्कुल सामान्य था और सभी खिड़कियां बंद थीं। अचानक उसे अपनी पीठ के पीछे बेहद ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। वो इतनी ठंडी थी कि जैसे किसी ने बर्फ का टुकड़ा उसकी गर्दन पर रख दिया हो। सीमा घबराकर पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद खिड़की कहीं से खुल गई होगी, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो सब कुछ बंद था। उसने इस बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया और खुद को समझाया कि शायद ये उसका वहम होगा। लेकिन उसी रात राजेश के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके मन में भी एक हल्की बेचैनी पैदा कर दी। आधी रात का समय था। पूरा घर गहरी नींद में डूबा हुआ था। अचानक राजेश की आंख खुल गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई बहुत धीमी आवाज में फुसफुसा रहा हो। आवाज इतनी धीमी थी कि शब्द साफ समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे 2 लोग आपस में कोई रहस्य भरी बात कर रहे हो। राजेश बिस्तर पर उठकर बैठ गया और ध्यान से सुनने लगा। जैसे ही उसने आवाज की दिशा में कान लगाया, वो फुसफुसाहट अचानक बंद हो गई। पूरे घर में फिर से गहरा सन्नाटा छा गया। राजेश ने सोचा कि शायद बाहर से कोई आवाज आ रही होगी। वो उठकर खिड़की के पास गया और बाहर झांक कर देखा, लेकिन वहां सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं था। उसने इस घटना को भी एक साधारण संयोग समझकर नजरअंदाज कर दिया।
लेकिन अगले कुछ दिनों में ऐसी घटनाएं बार बार होने लगी। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इन घटनाओं को सबसे पहले उनके छोटे बेटे रवि ने गंभीरता से लिया। एक दिन वो खेलते खेलते अपनी माँ के पास आया और मासूमियत से बोला, मम्मी, वो दादी फिर आई थी। सीमा ने मुस्कुराकर पूछा, कौन सी दादी? रवि ने बिल्कुल सामान्य आवाज में जवाब दिया, वही पुरानी दादी जो मेरे साथ खेलती हैं। सीमा ने सोचा कि शायद रवि ने कोई काल्पनिक दोस्त बना लिया होगा। छोटे बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं। उसने हंसते हुए कहा, अच्छा, वो दादी कैसी हैं? रवि ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, वो सफेद साड़ी पहनती हैं और उनकी आंखें बहुत उदास है। वो धीरे धीरे बात करती हैं। रवि का ये विवरण सुनकर सीमा के शरीर में अचानक एक सिहरन दौड़ गई। उसने अपने डर को छुपाते हुए कहा, अच्छा बेटा, अब जाओ खेलो। लेकिन उस दिन के बाद से सीमा का मन अजीब सा हो गया। उसे हर समय ऐसा लगता जैसे घर के किसी कोने से उन्हें कोई देख रहा हो। धीरे धीरे घर के बाकी सदस्यों को भी अजीब घटनाएं महसूस होने लगी। एक सुबह प्रिया अपनी गुड़िया ढूंढते हुए रोने लगी। उसने बताया कि उसने रात में गुड़िया को अपने पलंग के पास रखा था, लेकिन अब वो वहां नहीं है। जब सीमा उसे ढूंढने बाथरूम में गई तो वो गुड़िया फर्श पर गिरी हुई मिली। सीमा को यह देखकर बहुत अजीब लगा। उसने सोचा कि शायद प्रिया नींद में उसे वहां ले गई होगी, लेकिन प्रिया बार बार कह रही थी कि उसने ऐसा नहीं किया। इसी तरह रात के समय रसोई के बर्तन अपने आप खड़खड़ाने लगते और कभी-कभी छत से किसी के चलने की आवाज आती। राजेश अब तक इन बातों को अंधविश्वास मानता था, लेकिन एक रात उसने खुद अपने कानों से ऊपर से भारी कदमों की आवाज सुनी। वो तुरंत टॉर्च लेकर सीढ़ियों से ऊपर गया, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि पूरा कमरा खाली था। न कोई इंसान, न कोई जानवर, सिर्फ गहरा अंधेरा और एक अजीब सी ठंडी खामोशी। उस रात पहली बार राजेश को लगा कि शायद इस हवेली में सचमुच कुछ ऐसा है जिसे वो समझ नहीं पा रहा, और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में ये रहस्य कितना भयानक रूप लेने वाला है। रामपुर की उस पुरानी हवेली में आए हुए राजेश और सीमा को लगभग 1 महीना हो चुका था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो अजीब घटनाएं होने लगी थीं, उन्होंने पूरे परिवार की शांति छीन ली थी। पहले जो चीजें उन्हें छोटी मोटी संयोग जैसी लगती थीं, अब धीरे धीरे डर का रूप लेने लगी थीं। हवेली का वातावरण पहले जितना शांत और सुकून भरा लगता था, अब उतना ही भारी और रहस्यमय महसूस होने लगा था। रात होते ही हवेली के हर कोने में एक अजीब सा सन्नाटा फैल जाता था, जैसे दीवारें भी किसी अनकहे रहस्य को अपने भीतर छुपाए बैठी हों। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसने राजेश के मन में पहली बार सच्चा डर पैदा कर दिया। आधी रात का समय था, बाहर हल्की हवा चल रही थी और आंगन में खड़ा पुराना पीपल का पेड़ धीरे धीरे हिल रहा था। उसकी सूखी पत्तियां आपस में टकराकर ऐसी आवाज कर रही थीं जैसे कोई धीमी फुसफुसाहट कर रहा हो। राजेश गहरी नींद में था कि अचानक उसे ऐसा लगा जैसे ऊपर की मंजिल से किसी भारी चीज के घसीटने की आवाज आ रही हो। पहले तो उसने करवट बदलकर सोने की कोशिश की, लेकिन आवाज लगातार बढ़ती जा रही थी। घस घस घस। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी संदूक या फर्नीचर फर्श पर घसीट रहा हो। राजेश अचानक उठ बैठा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने बगल में सो रही सीमा को धीरे से जगाया। सीमा, सुनो, ऊपर से आवाज आ रही है। सीमा ने भी ध्यान से सुना और उसका चेहरा पीला पड़ गया। आवाज साफ सुनाई दे रही थी। घर की ऊपरी मंजिल में तो कोई रहता भी नहीं था। राजेश ने तुरंत टॉर्च उठाई और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। सीमा डर के मारे उसे रोकना चाहती थी, लेकिन राजेश का स्वभाव ऐसा था कि वो बिना सच्चाई जाने चैन से नहीं बैठ सकता था। सीढ़ियां चढ़ते समय हर कदम के साथ लकड़ी की पुरानी सीढ़ियां चरमराने लगीं। कर्र कर्र। ऊपर पहुंचकर उसने टॉर्च की रोशनी पूरे कमरे में घुमाई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। न कोई इंसान, न कोई जानवर। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा पहले था। फर्श पर धूल जमी हुई थी और कहीं कोई हलचल के निशान नहीं थे। राजेश कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आया कि अभी जो आवाज उसने सुनी वो आखिर आई कहां से थी। वो धीरे धीरे वापस नीचे उतर आया। सीमा अब भी डर के मारे जाग रही थी। क्या था ऊपर? उसने कांपती आवाज में पूछा। राजेश ने सिर हिलाते हुए कहा, कुछ भी नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि वो खुद भी इस जवाब से संतुष्ट नहीं था। अगले दिन से घर का माहौल और भी अजीब होने लगा।
रवि अब अक्सर अकेले अकेले किसी से बातें करता दिखाई देता था। एक दिन सीमा ने उसे कमरे के कोने में बैठकर हंसते हुए देखा। वो किसी से बात कर रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। सीमा धीरे धीरे उसके पास गई और पूछा, रवि, तुम किससे बात कर रहे हो? रवि ने मासूमियत से कहा, दादी से। सीमा का दिल एक पल के लिए जैसे रुक गया। कौन सी दादी? रवि ने कमरे के खाली कोने की तरफ इशारा करते हुए कहा, वही जो यहां खड़ी है। सीमा ने उस दिशा में देखा, लेकिन वहां सिर्फ खाली दीवार थी। उस रात सीमा को नींद ही नहीं आई। उसे बार बार वही बात याद आती रही। क्या सच में कोई दादी इस घर में थीं, या फिर रवि की कल्पना थी? लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि रवि उस दादी का इतना सटीक वर्णन करता था कि वो सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। वो कहता था कि दादी बहुत बूढ़ी हैं, सफ़ेद साड़ी पहनती हैं और उनकी आंखें बहुत उदास हैं, और वो हमेशा ऊपर वाली मंजिल में रहती हैं। ये सुनकर राजेश और सीमा दोनों ही असहज हो गए। उन्होंने तय किया कि अब बच्चों को ऊपर की मंजिल पर जाने नहीं देंगे, लेकिन हवेली जैसे अपनी ही किसी दुनिया में जी रही थी। कुछ ही दिनों बाद एक और डरावनी घटना हुई। एक रात प्रिया अचानक जोर जोर से चीखने लगी। राजेश और सीमा दौड़कर उसके कमरे में पहुंचे। प्रिया बिस्तर पर बैठी रो रही थी। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। क्या हुआ? सीमा ने उसे सीने से लगाते हुए पूछा। प्रिया कांपती आवाज में बोली, दादी, दादी मेरे कमरे में थी। राजेश और सीमा दोनों सन्ने रह गए। क्या कर रही थी? राजेश ने पूछा। प्रिया बोली, वो मुझे देख रही थी और कह रही थी कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। उस रात के बाद से हवेली में होने वाली घटनाएं और भी डरावनी हो गईं। दरवाजे अपने आप बंद होने लगे, रसोई के बर्तन अचानक गिर जाते और रात के समय किसी के चलने की आवाज साफ सुनाई देती। एक रात तो हद ही हो गई। आधी रात के समय अचानक पूरे घर की लाइट अपने आप जल उठी। राजेश और सीमा घबरा कर उठ बैठे। उसी समय ऊपर की मंजिल से किसी के रोने की आवाज आने लगी। वो आवाज इतनी दर्दनाक थी कि सुनकर किसी का भी दिल कांप जाए, जैसे कोई बूढ़ी औरत गहरे दुख में रो रही हो। सीमा डर के मारे राजेश का हाथ पकड़कर बैठ गई। ये आवाज किसकी है? राजेश के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसी पल अचानक सीढ़ियों से किसी के धीरे धीरे उतरने की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रहा हो। राजेश और सीमा दोनों सांस रोककर इस आवाज को सुनते रहे। आवाज धीरे धीरे उनके कमरे के दरवाजे के पास आकर रुक गई। कुछ सेकंड तक पूरा घर बिल्कुल शांत हो गया। फिर दरवाजा अपने आप थोड़ा सा खुल गया। क्र क्र। दरवाजे के पीछे सिर्फ अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में जैसे कोई खड़ा था, एक काली धुंधली आकृति जो धीरे धीरे कमरे के अंदर आ रही थी। कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया, इतना ठंडा कि राजेश की सांसों से धुंध निकलने लगी। सीमा ने अपने चेहरे पर किसी ठंडे हाथ का स्पर्श महसूस किया। वो डर के मारे चीख पड़ी, लेकिन तभी वो आकृति अचानक गायब हो गई। अगली सुबह राजेश और सीमा ने तय कर लिया कि अब उन्हें इस घर के बारे में सच जानना ही होगा। उन्हें समझ आ गया था कि ये सब कोई सामान्य घटना नहीं थी। इस घर में कोई रहस्य छुपा हुआ था, और वो रहस्य शायद बहुत पुराना और बहुत डरावना था। रामपुर की उस पुरानी हवेली में बिताई जा रही हर रात अब राजेश और सीमा के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं रह गई थी। पहले जहां ये घर उन्हें एक नई शुरुआत का प्रतीक लगा था, वहीं अब वही हवेली उनके लिए भय का अड्डा बन चुकी थी। हर रात कुछ न कुछ ऐसा घटता जो उनकी समझ और तर्क से परे होता। बच्चों का डर, अजीब आवाजें, ठंडी हवा के झोंके और वो रहस्यमयी दादी, इन सब ने उनके मन में ये विश्वास जगा दिया था कि इस घर में कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है। उस भयानक रात के बाद जब उन्होंने अपने कमरे में काली धुंधली आकृति देखी थी, राजेश और सीमा ने तय कर लिया कि अब उन्हें इस हवेली का सच जानना ही होगा। अगले ही दिन सुबह राजेश कस्बे के बाजार की ओर निकल पड़ा। वो वहां के पुराने दुकानदारों और निवासियों से इस हवेली के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करने लगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब भी वो हवेली का नाम लेता, लोग अचानक चुप हो जाते। कुछ लोग विषय बदल देते, कुछ लोग हंसकर बात टाल देते, और कुछ लोग तो सीधे ये कह देते कि उन्हें कुछ नहीं पता। राजेश को ये देखकर और भी संदेह होने लगा कि इस हवेली में जरूर कोई ऐसा राज छुपा है जिसे लोग बताने से डरते हैं।
काफी देर बाद चाय की एक छोटी सी दुकान पर बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे ध्यान से देखा और धीमी आवाज में कहा, तुम उसी पुरानी हवेली में रहने आए हो ना? राजेश ने तुरंत सिर हिलाया। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, उस घर में ज्यादा दिन कोई नहीं टिकता। ये सुनकर राजेश के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसने उत्सुकता से पूछा, क्यों? उस घर में ऐसा क्या है? बुजुर्ग कुछ क्षण चुप रहे, जैसे वे किसी पुरानी याद को याद कर रहे हों। फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, उस हवेली की असली मालकिन थीं राधा देवी। ये नाम सुनते ही राजेश के मन में एक अजीब सा एहसास हुआ। बुजुर्ग ने आगे कहना शुरू किया, कई साल पहले जब रामपुर इतना छोटा कस्बा भी नहीं था, तब उस हवेली में राधा देवी नाम की एक बुजुर्ग महिला अकेली रहती थीं। कहा जाता था कि वो बहुत अमीर परिवार से थीं, लेकिन उनका जीवन बेहद दुखों से भरा हुआ था। उनकी एक छोटी बेटी थी जो अचानक एक दिन रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। किसी को नहीं पता चला कि वो बच्ची कहाँ गई। कुछ लोग कहते थे कि उसे किसी ने अगवा कर लिया, कुछ कहते थे कि वो जंगल में भटक गई, और कुछ लोग ये भी कहते थे कि हवेली में ही उसके साथ कोई अनहोनी हो गई थी। उस घटना के बाद राधा देवी का जीवन पूरी तरह बदल गया। वो धीरे धीरे लोगों से मिलना जुलना बंद करने लगी। हवेली के दरवाजे हमेशा बंद रहने लगे और रात के समय अक्सर उस घर से किसी के रोने की आवाजें सुनाई देती थीं। गांव वालों का कहना था कि राधा देवी हर रात अपनी खोई हुई बेटी को पुकारती थी, बेटी वापस आ जाओ। उनकी ये दर्द भरी आवाज दूर तक सुनाई देती थी। समय बीतता गया और लोग धीरे धीरे उस हवेली से दूर रहने लगे। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। एक पड़ोसी ने कई दिनों तक राधा देवी को नहीं देखा। हवेली के दरवाजे बंद थे, लेकिन अंदर से एक अजीब सी बदबू आने लगी। जब लोगों ने दरवाजा तोड़कर अंदर देखा तो उनका दिल दहल गया। राधा देवी का शव फर्श पर पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी मौत कई दिन पहले हो चुकी थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उनके चेहरे पर एक अजीब सी भयावह मुस्कान थी और उनकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं, जैसे मरते समय उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जो बेहद डरावना था। उस दिन के बाद से उस हवेली के बारे में अजीब कहानियां फैलने लगीं। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात में हवेली की खिड़कियों में एक बूढ़ी औरत की परछाई देखी है। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनी है, और कुछ ने यह भी कहा कि जो भी उस घर में रहने की कोशिश करता है उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। ये कहानी सुनकर राजेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे तुरंत रवि की बात याद आई। दादी मेरे साथ खेलती हैं। क्या वो दादी सच में राधा देवी थी? राजेश भारी मन लेकर घर वापस लौटा। जब उसने ये सब सीमा को बताया तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। तो क्या वो आत्मा अभी भी इस घर में है? सीमा ने डरते हुए पूछा। राजेश ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसी समय अचानक ऊपर की मंजिल से जोरदार आवाज आई, धड़ाम, जैसे कोई भारी चीज गिर गई हो। राजेश तुरंत टॉर्च लेकर ऊपर भागा, लेकिन वहां पहुंचकर उसने जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। कमरे के बीचों बीच धूल भरे फर्श पर छोटे छोटे पैरों के निशान बने हुए थे, जैसे किसी बच्चे ने अभी अभी वहां चलकर गुजरा हो। लेकिन उस कमरे में कोई नहीं था। राजेश के हाथ कांपने लगे। तभी अचानक उसके पीछे किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, एक बहुत धीमी और बूढ़ी आवाज, मेरी बेटी। राजेश तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। उसी समय नीचे से सीमा की चीख सुनाई दी, राजेश जल्दी नीचे आओ। राजेश भागता हुआ नीचे पहुंचा। सीमा और बच्चे कमरे के कोने में खड़े कांप रहे थे। सीमा ने दरवाजे की ओर इशारा किया। राजेश ने देखा दरवाजे के पास फर्श पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे, जैसे कोई अभी अभी बाहर से अंदर आया हो, लेकिन दरवाजा तो अंदर से बंद था। उसी पल कमरे में अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर अपने आप गिरकर टूट गई। टूटे हुए कांच के बीच एक अजीब सी चीज चमक रही थी। राजेश धीरे धीरे उसके पास गया। वो एक छोटा सा धातु का लॉकेट था, बहुत पुराना और धूल से ढका हुआ। राजेश ने उसे उठाया। जैसे ही उसने लॉकेट खोला, उसके अंदर एक छोटी सी धुंधली तस्वीर थी, एक छोटी बच्ची की तस्वीर, और वो बच्ची बिल्कुल प्रिया जैसी दिखती थी। राजेश और सीमा एक दूसरे को घबराई हुई नजरों से देखने लगे। अब उन्हें समझ आ गया था कि ये हवेली सिर्फ भूतिया नहीं थी, यहां एक अधूरी कहानी छुपी थी। एक माँ जो अपनी खोई हुई बेटी को खोज रही थी, और शायद उसे अपनी बेटी की झलक प्रिया में दिखाई दे रही थी।
लेकिन असली सवाल अब ये था कि क्या राधा देवी की आत्मा सिर्फ अपनी बेटी को खोज रही थी या फिर वो प्रिया को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाना चाहती थी। राधा देवी के रहस्यमयी लॉकेट को देखने के बाद से राजेश और सीमा के मन में एक अजीब सा डर घर कर गया था। उस छोटी बच्ची की तस्वीर, जो हैरानी की बात यह थी कि प्रिया से बिल्कुल मिलती जुलती थी, अब उनके दिमाग में बार बार घूम रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस हवेली में कोई अधूरी कहानी छुपी हुई थी, एक ऐसी कहानी जो वर्षों से खत्म नहीं हुई थी और अब उनके परिवार के साथ जुड़ गई थी। उस रात घर का माहौल पहले से कहीं ज्यादा भारी महसूस हो रहा था। बाहर आसमान में बादल छाए हुए थे और बीच बीच में बिजली चमक रही थी। हवा इतनी तेज चल रही थी कि आंगन में खड़ा पुराना पीपल का पेड़ जोर जोर से हिल रहा था। उसकी शाखाएं हवेली की खिड़कियों से टकरा रही थीं और हर टकराहट के साथ अजीब सी खड़खड़ाहट पैदा हो रही थी। राजेश ने बच्चों को अपने कमरे में ही सुला लिया था। अब वो किसी भी कीमत पर उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन आधी रात होते होते हवेली में फिर से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। सबसे पहले अचानक रसोई से बर्तनों की गिरने की जोरदार आवाज आई। धड़ाम, खड़खड़, छनन। ऐसा लगा जैसे किसी ने गुस्से में सारे बर्तन फर्श पर फेंक दिए हों। सीमा डर के मारे उठ बैठी। फिर से शुरू हो गया, उसने कांपती आवाज में कहा। राजेश ने टॉर्च उठाई और धीरे धीरे रसोई की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो एक पल के लिए वहीं जम गया। सारे बर्तन सचमुच फर्श पर बिखरे हुए थे, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि अलमारी के दरवाजे खुद ब खुद खुल और बंद हो रहे थे। ठक ठक ठक, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें जोर से धक्का दे रही हो। राजेश ने हिम्मत करके अलमारी को पकड़ लिया, लेकिन उसी समय उसके कान के पास एक ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी। मेरी बेटी। राजेश का दिल जैसे रुक गया। वो तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसी समय अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के दौड़ने की आवाज आई। धप धप धप, जैसे कोई बच्चा तेजी से भाग रहा हो। प्रिया अचानक नींद में ही चीख पड़ी। दादी, मत ले जाओ। ये सुनकर सीमा का दिल दहल गया। राजेश तुरंत कमरे में वापस दौड़ा। प्रिया बुरी तरह कांप रही थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी डरावने सपने में फंसी हो। सीमा ने उसे गले लगा लिया। क्या हुआ बेटा? उसने घबरा कर पूछा। प्रिया रोते हुए बोली, दादी कह रही थी कि मैं उनकी बेटी हूं और मुझे उनके साथ चलना होगा। ये सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। राजेश और सीमा के दिल की धड़कन तेज हो गई। अब उन्हें साफ समझ आ रहा था कि राधा देवी की आत्मा सिर्फ भटक नहीं रही थी, वो प्रिया को अपनी खोई हुई बेटी समझ रही थी और शायद उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी। उस रात के बाद हवेली में होने वाली घटनाएं और भी खतरनाक हो गईं। दरवाजे अचानक बंद हो जाते, खिड़कियां जोर जोर से खुलने लगतीं और कई बार ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य ताकत पूरे घर में घूम रही हो। एक शाम जब सीमा बच्चों को खाना खिला रही थी, अचानक घर की सारी लाइटें बुझ गईं। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। उसी समय ऊपर से किसी बूढ़ी औरत की जोरदार हंसी सुनाई दी, एक भयानक, ठंडी और पागल कर देने वाली हंसी। हा हा हा। सीमा का शरीर डर से कांपने लगा। राजेश ने तुरंत टॉर्च जलाई, लेकिन उसी पल सीढ़ियों से किसी के धीरे धीरे उतरने की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। हर कदम के साथ आवाज और करीब आती जा रही थी, जैसे कोई अदृश्य व्यक्ति नीचे उतर रहा हो। राजेश ने टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों पर डाली और तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी रूह जमा दी। सीढ़ियों पर धूल में पैरों के निशान बन रहे थे, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। हर कदम के साथ नए निशान बनते जा रहे थे, जैसे कोई अदृश्य इंसान नीचे उतर रहा हो। सीमा चीख पड़ी, बच्चे रोने लगे। अचानक वो अदृश्य कदम उनके सामने आकर रुक गए और उसी पल कमरे का तापमान इतना ठंडा हो गया कि उनकी सांसें भी धुंध में बदलने लगीं। फिर अचानक प्रिया हवा में थोड़ा सा ऊपर उठ गई, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। सीमा चीखते हुए उसकी तरफ दौड़ी, प्रिया! लेकिन तभी एक भयानक फुसफुसाहट पूरे कमरे में गूंज उठी। ये मेरी बेटी है। राजेश ने पूरी ताकत से प्रिया को नीचे खींच लिया। उसी पल एक जोरदार हवा का झोंका आया और कमरे की सारी चीजें गिरने लगीं। दीवार पर लगी तस्वीरें टूट गईं, खिड़कियां जोर से बंद हो गईं और पूरा घर जैसे कांपने लगा। राजेश समझ गया कि अब ये हवेली उनके लिए सुरक्षित नहीं है। उसने तुरंत फैसला किया कि वे ये घर छोड़ देंगे। हम यहां एक दिन भी और नहीं रह सकते, उसने दृढ़ आवाज में कहा। सीमा ने भी तुरंत सहमति में सिर हिला दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये फैसला किया,
अचानक ऊपर की मंजिल से एक भयानक चीख गूंज उठी। ऐसी चीख जो किसी इंसान की नहीं लगती थी, जैसे कोई आत्मा उससे से चिल्ला रही हो। और उसी समय पूरे घर में एक आवाज गूंजने लगी, तुम कहीं नहीं जाओगे। हवेली की दीवारें जैसे उस आवाज से कांपने लगीं। राजेश और सीमा एक दूसरे को डर से देखने लगे। अब उन्हें समझ आ गया था कि ये आत्मा उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। राधा देवी की आत्मा अब पूरी तरह जाग चुकी थी और वो किसी भी कीमत पर प्रिया को अपने से दूर नहीं जाने देना चाहती थी। अब ये सिर्फ डर की बात नहीं रह गई थी, ये उनके परिवार की जान का सवाल बन चुका था। रामपुर की वो पुरानी हवेली अब राजेश और सीमा के लिए सिर्फ एक घर नहीं रह गई थी। वो एक ऐसा डरावना कारागार बन चुकी थी जहां हर पल मौत, रहस्य और अदृश्य शक्तियों का साया मंडरा रहा था। पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं हुई थीं, उन्होंने पूरे परिवार को अंदर तक हिला दिया था। खासकर वो भयानक रात जब प्रिया अचानक हवा में उठने लगी थी और एक अजीब ठंडी आवाज ने कहा था, ये मेरी बेटी है। उस पल के बाद राजेश और सीमा को ये पूरी तरह समझ आ गया था कि अब ये जगह उनके बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं रही। उस रात के बाद राजेश ने फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो सुबह होते ही इस हवेली को छोड़ देगा। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी, हवेली का माहौल और भी डरावना होता जा रहा था। बाहर आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बिजली की चमक के साथ दूर कहीं गरज की आवाज सुनाई दे रही थी। हवा इतनी तेज चल रही थी कि हवेली की पुरानी खिड़कियां लगातार खड़खड़ा रही थीं। सीमा बच्चों को सीने से लगाए बैठी थी। रवि और प्रिया दोनों ही डर के मारे चुप थे। उसी समय अचानक हवेली के मुख्य दरवाजे से जोरदार आवाज आई, धड़ाम, जैसे किसी ने पूरी ताकत से दरवाजा बंद किया हो। राजेश तुरंत उठकर बाहर की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, उसे पता चला कि दरवाजा अंदर से ही अजीब तरह से जाम हो गया था। वो पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन दरवाजा हिल भी नहीं रहा था। सीमा घबराकर बोली, राजेश, क्या हुआ? राजेश ने चिंतित आवाज में कहा, दरवाजा खुल नहीं रहा। उसी समय पूरे घर की लाइट अचानक बंद हो गई। पूरा घर गहरे अंधेरे में डूब गया। केवल बिजली की चमक से कुछ पल के लिए कमरे की दीवारें दिखाई देती और फिर सब कुछ फिर से काले अंधेरे में खो जाता। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के रोने की आवाज आने लगी। वो आवाज बहुत दर्द भरी थी, जैसे कोई बूढ़ी औरत गहरे दुख में रो रही हो। मेरी बेटी। सीमा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे अचानक लॉकेट की याद आई, वही पुराना लॉकेट जिसमें उस बच्ची की तस्वीर थी। सीमा ने जल्दी से वो लॉकेट निकाला और ध्यान से उसे देखने लगी। उस समय बिजली की एक तेज चमक हुई। उस रोशनी में सीमा ने लॉकेट के पीछे कुछ उकेरा हुआ देखा। उसने उसे साफ किया। उस पर हल्के अक्षरों में लिखा था, मेरी प्यारी बेटी के लिए, राधा। सीमा की आंखें फैल गईं। अब उसे समझ आ गया था कि ये लॉकेट राधा देवी की बेटी का था और शायद यही वो चीज थी जिससे राधा देवी की आत्मा बंधी हुई थी। सीमा ने तुरंत राजेश से कहा, मुझे लगता है हमें ये लॉकेट हवेली में वापस छोड़ना होगा। राजेश हैरान होकर बोला, क्यों? सीमा ने कहा, शायद राधा देवी अपनी बेटी की याद से बंधी हुई हैं। अगर हम ये लॉकेट यहीं छोड़ दें तो शायद उनकी आत्मा को शांति मिल जाए। उसी समय ऊपर से फिर वही आवाज आई, मेरी बेटी। इस बार वो आवाज और भी पास लग रही थी, जैसे वो सीढ़ियों के ठीक ऊपर खड़ी हो। राजेश ने हिम्मत जुटाई। ठीक है, उसने कहा, चलो ऊपर चलते हैं। सीमा ने प्रिया का हाथ कसकर पकड़ लिया। चारों धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे। हर कदम के साथ सीढ़ियां डरावनी आवाज कर रही थीं, कर्क कर्क, जैसे कोई उन्हें चेतावनी दे रहा हो। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, अचानक ठंडी हवा का तेज झोंका पूरे कमरे में फैल गया। टॉर्च की रोशनी में उन्हें कमरे के बीच एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वो एक बूढ़ी औरत की परछाई थी। सफेद साड़ी, झुका हुआ शरीर और उदास गहरी आंखें। वो सीधे प्रिया को देख रही थी। सीमा का शरीर डर से कांपने लगा, लेकिन उसने हिम्मत करके लॉकेट आगे बढ़ाया। ये आपकी बेटी का है, सीमा ने धीरे से कहा। कमरे में अचानक अजीब सी खामोशी छा गई। वो आकृति धीरे धीरे लॉकेट की तरफ बढ़ी। जैसे ही लॉकेट जमीन पर रखा गया, वो परछाई उसके पास झुक गई। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। फिर अचानक उस आकृति से एक बहुत दर्द भरी आवाज निकली, मेरी बेटी। उसी पल हवेली में एक तेज हवा का झोंका आया।
कमरे की खिड़कियां अपने आप खुल गईं और वो धुंधली आकृति धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। कुछ ही सेकंड में वो पूरी तरह गायब हो गई। अचानक पूरे घर में सन्नाटा छा गया। ठंडी हवा रुक गई, दरवाजों की आवाज बंद हो गई, सब कुछ शांत हो गया। राजेश और सीमा एक दूसरे को अविश्वास से देखने लगे। क्या ये सब खत्म हो गया था? अगली सुबह जब सूरज की रोशनी हवेली के आंगन में फैली तो पहली बार उन्हें ऐसा लगा कि ये घर अब उतना डरावना नहीं लग रहा। लेकिन राजेश ने फिर भी फैसला किया कि वे यहां नहीं रहेंगे। उन्होंने अपना सामान पैक किया और उस हवेली को हमेशा के लिए छोड़ दिया। जाते समय सीमा ने एक बार पीछे मुड़कर हवेली की ओर देखा। पुरानी दीवारें अब भी खामोश खड़ी थीं, लेकिन अब वहां पहले जैसी बेचैनी नहीं थी, जैसे किसी अधूरी कहानी का अंत हो चुका हो। राजेश और सीमा उस दिन रामपुर छोड़कर शहर वापस लौट आए, लेकिन उस हवेली में बिताए गए दिन उनके जीवन की सबसे डरावनी याद बन गए। कई साल बाद भी जब वे उस घटना को याद करते थे तो उनके शरीर में सिहरन दौड़ जाती थी, और कभी-कभी रात के गहरे सन्नाटे में उन्हें अब भी ऐसा लगता था कि जैसे कोई बहुत दूर से फुसफुसा रहा हो, मेरी बेटी। और रामपुर की वो पुरानी हवेली आज भी वहां खड़ी है, खामोश, रहस्यमयी और शायद किसी नए परिवार का इंतजार करती हुई। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की कहानी आपको अंत तक बांधे रखने में सफल रही होगी। अगर डर की ये दास्तान आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। ऐसी ही रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ, लेकिन तब तक सावधान रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।